आरआरबी जेई मैथ, ये वीडियो रहने वाला है। आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर में जो मैथ पूछा गया है वो 30 क्वेश्चन होगा। और ये शिफ्ट जो है सेकेंड शिफ्ट है 23 मई 2019 वाला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मैथ का? ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है। ये बोल रहा है इसका एलसीएम क्या होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा एलसीएम भी देखते हैं क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेकर के। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक नंबर है 8, एक नंबर है 12 और एक नंबर है 14। इसको जब इसको फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आने वाला है। इसका फैक्टर जब करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसका मल्टीप्लाई ये फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 आएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, इसको पावर के फॉर्म में लिखोगे तो 2 के पावर 3 आएगा। और यहाँ भी 2 दो बार है तो 2 के पावर 2 आएगा, और एक 3 है तो 3 के पावर 1 आएगा। यहाँ भी 2 के पावर 1 आएगा, 7 के पावर 1 आएगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में अभी ये जो है ये हमने जो आगे लिखा है इसको अभी बाद में देखेंगे। पहले इस फैक्टर से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले सब में कॉमन देखते हैं, जो कॉमन है उसके बदले एक, जो भी नंबर है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे कि 2 तीनों में है तो एक बार उसके लिए 2 लिखेंगे। फिर देखेंगे 2 कहाँ कहाँ है, ये दोनों में कॉमन है तो इसके लिए एक बार 2 लिखते हैं। और फिर एक बच गया जो उसको भी लिख देते हैं। और फिर दूसरा नंबर पे फोकस करते हैं, नंबर बच गया 3, 3 एक ही जगह है और कहीं नहीं है तो 3 वैसे ही जो का त्यों लिख देंगे। फिर 7 बच गया, 7 को भी जो का त्यों लिख देंगे। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 के पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 के पावर 1 आ रहा है, और 7 के पावर 1 आ रहा है। ये हमने क्यों करा? हमें दिखाना था कि जो एलसीएम आता है अगर फैक्टर दिया है तो फैक्टर में उस नंबर का सबसे ज़्यादा पावर वाला अगर वैल्यू ले लें, जैसे 2 सब हैं लेकिन इसमें 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 वाला हमने लिया है। फिर 3 एक ही जगह एक ही है तो उस जो कहते हो जाएगा, 7 भी वैसे ही है। मतलब हाईएस्ट पावर वाला वैल्यू उसमें से निकाल लेंगे तो वो हमको एलसीएम दे देगा। तो उसी तरह से ऐसे अगर अल्फ़ाबेट वगैरह दिया है, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया है तो उस केस में वैसे ही करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला वैल्यू लिख देंगे, वही हो जाएगा एलसीएम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, हाँ, एक दिया है ए मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, दूसरा है ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, तीसरा है ए क्यू मल्टीप्लाइड बाई बी क्यू मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। तो ए इसमें सबसे ज़्यादा ई के पावर 3 है, फिर बी देखा जाए तो बी के पावर भी 3 सबसे ज़्यादा है, और सी में भी पावर सबसे ज़्यादा 2 है। तो ये हो जाएगा एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ये हो जाएगा। तो आंसर ए आ रहा है इसका। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये है, बोल रहा है एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या √3:√2 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयाँ √2 और √6 के अनुपात में है। ठीक है, उनके आयतन का अनुपात क्या है, मतलब कि V1/V2 पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले लिखते हैं, हमें दिया है, मान लीजिए कि बेलन का जो R1 मान लेते हैं रेडियस, इसको कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, √3। और R2 मान लेते हैं, शंकु की त्रिज्या है तो √2। वैसे ही H1 मान लेते हैं, H1 कितना है, √2, और H2 कितना है, √6। आप सोचोगे कि मैंने ये जो रेशियो के फॉर्म में हमने डायरेक्ट वही वैल्यू क्यों मान लिया, हमने एक्स क्यों नहीं माना, क्योंकि एक्स अल्टीमेटली कटने वाला है। तो जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस केस में वो एक्स नहीं लेना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कटना है, क्योंकि रेशियो की बात हो रही है हर जगह। ठीक है, तो हमारे पास अगर शंकु की ये V1 की बात करें, जो कि बेलन की क्या है, बेलन की यहाँ लिख देता है, बेलन का आयतन है, तो बेलन का आयतन बराबर कितना होता है, πr² h, तो R1 H1 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही अगर देखा जाए तो V2 कितना हो जाएगा, ये शंकु का होता है, शंकु, तो शंकु का जो होता है बेलन का 1/3 होता है, बेलन का 1/3 होता है, ये बात आपको याद रखनी है, H2। अब यही दोनों का तो रेशियो चाहिए, V1/V2, ये कितना हो जाएगा, πr1² H1² डिवाइडेड बाई 1/3 πr2² और H2²। सॉरी, ये क्या मैं लिख दिया, H2² नहीं होगा, सिर्फ H2 होगा। आगे देखेंगे तो पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 नीचे 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, और R1² बाई इंटू H1 हो जाएगा यहाँ पे, बट R2² इंटू H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो 3 R1 की जगह पे हम लोग क्या लिखना था, √3 था, √3 का स्क्वायर, और H1 था √2 था, और R2 देख लो यहाँ पे √2 था, इस √2 था। अगर R2 देखा जाए तो √2 था का स्क्वायर, और H2 देखा जाए तो √6 था।
अब इसको आगे करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो रूट 3 आ जाएगा, और रूट 2 का 2 ही रह जाएगा, और यहाँ रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। और देखो ये रूट 6 को हम लोग 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको और आगे करोगे तो ये 9 रूट 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देखा जाए तो ये रूट 2 और रूट 3 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो रूट 2 कट जाएगा, और इसको देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 लिख सकते हैं। ये रूट 3 कट जाएगा रूट 3 टाइम, तो हो जाएगा 3 रूट 3 इज टू 2। ये आंसर होने वाला है, जो कि देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। इस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये, हाँ सेकंड था ये क्वेश्चन नंबर 2। हमने इतना एक्सप्लेन करा है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता है। आप सिर्फ V1/V2 लिखोगे, R1 R2 आप अपने मन में ही एज्यूम कर लोगे, ये कॉपी में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और H1H2, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। चलिए क्या बोल रहा है, P और Q किसी गोलाकार ट्रैक पर एक साथ दौड़ते हैं। वे क्रमशः 4 मिनट 7 मिनट में इसे पूरा कर लेते हैं। वे एक ही समय पर समान स्थान से शुरू करते हैं। यदि Q 12 चक्कर लगाता है, तब इस दौरान वे दोनों एक दूसरे को कितनी बार मिलेंगे। यदि वे समान दिशा में दौड़ते हैं, विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। 2 केस है, दोनों के लिए अलग अलग आंसर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर एक ट्रैक पे दौड़ रहा है कोई, जाने एक मिनट मैं डायरेक्ट सर्कल ले लेता हूँ ना। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई इंसान चल रहा है ऐसे, ठीक है, अगर दोनों सेम दिशा में चल रहा है, ये भी सेम दिशा में चल रहा है, तो उस केस में पहली बार जब मिलेगा उसके लिए फार्मूला होता है टाइम व्हेन मीट फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, ये ट्रैक का लेंथ, ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2, इसको मॉड में लेंगे। आइए जो ये कब होगा, जब मतलब सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है टाइम रिक्वायर्ड कितना होता है, डी अपॉन, मतलब टी लिख दो या ट्रैक लेंथ लिख दो, ट्रैक लेंथ टी लिखते हैं, तो V1 प्लस V2 हो जाता है जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये दोनों हो जाता है, फर्स्ट टाइम मीट करता है, मतलब कि चला और पहली बार मिला, उसे बोलेंगे फर्स्ट टाइम मीट, ठीक है। तो उसके लिए ये फार्मूला दोनों लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, 2 तरीका है। एक एलसीएम मेथड से यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे कि टाइम दिया है T1, दिया है टाइम T1, एक मिनट, T1 दिया है 4 मिनट दिया है, और T2 दिया है 7 मिनट्स। P और Q है, इसको P लिखो, इसको Q लिखो। तो ये क्या है कि 4 मिनट में इस ट्रैक को पूरा कर ले रहा है P, और Q को वही 7 मिनट लग रहा है, इस तरह से। तो हम लोग इसमें ट्रैक का लेंथ नहीं दिया है, तो इस केस में क्या करते हैं, ट्रैक का लेंथ हम लोग इस दोनों टाइम का ट्रैक लेंथ जो होगा ये ले लेंगे हम लोग, क्या इस दोनों का रेशियो, ये सॉरी एलसीएम ले लेंगे यार, क्या इसको दिक्कत हो रही है, एलसीएम जो ले लेंगे 4 और 7 का, तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये हो जाएगा ट्रैक लेंथ। और V1 और V2 क्या ले लेंगे, V1 ले लेंगे 4 को मान लेंगे इतना मीटर पर सेकंड चल रहा है, और V2 को मान लेंगे 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। और इसलिए तो फर्स्ट टाइम जब मीट करेगा, फर्स्ट टाइम वाला, तो उसके लिए हमारा टाइम रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, 28, टोटल ट्रैक लेंथ 28 है, अपॉन V1 माइनस V2 था, तो V1 माइनस V2 की वजह 28 बटा हो जाएगा 7, ये 4 माइनस 7, ये मोड में था, तो हो जाएगा 28/3। इतना टाइम लग रहा है एक बार मिलने में, ठीक है। तो एक बार मिलने में इतना टाइम लग रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और बोल रहा है कि कितना बार मिलेगा अगर Q 12 चक्कर लगा रहा है, तो Q को एक चक्कर लगाने में कितना 7 मिनट लग रहा है, तो 12 चक्कर लगाने में Q को कितना लगेगा, 7 × 12 मिनट, है ना। तो 12 चक्कर लगाने में टोटल टाइम लग रहा है 7 × 12, और एक चक्कर में इतना टाइम लग रहा है 28/3। तो 28/3 मिनट में एक बार मिल रहा है, तो इतना में कितना बार मिलेगा, तो डिवाइड कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 7 × 12 डिवाइडेड बाई 28। तो ऊपर नीचे, ये नीचे वाला 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 7 × 28, चलते हैं 12, टोटल हो जाएगा 9, 3 3 का 9। तो ये पहला आंसर आपको आ गया। दूसरा में सेम क्या करेंगे, हम लोग को 12 चक्कर नहीं लगाने में लग रहा है कि Q को 12 चक्कर लगाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है,
7 × 12, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, फर्स्ट टाइम मीट करने का जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मीट करने का जो ये टाइम है ये क्या हो जाएगा, टोटल ट्रैक लेंथ अपॉन V1 + V2 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये 28 / 4 + 7, तो 28/11। 28/11 मिनट में ये एक बार मिल रहा है, तो 7 × 12 मिनट में कितना बार मिलेगा। तो एक नियम से हम लोग बना देंगे। इसको कैसे करेंगे, तो n बराबर हो जाएगा 7 × 12 अपॉन 28/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, फिर काट देंगे, 4 बार में जाएगा, 4 × 3 = 12, ये 33 बार मिलेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो 33 बार मिलेगा, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो 9 बार। तो आंसर C आ रहा है इसका। इसको एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं, कैसे, जो कि आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये तो एलसीएम मेथड है, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ हो रहा होगा। दूसरा मेथड क्या है, हमने क्या करा, ट्रैक का लेंथ ही D मान लिया, और टाइम हमारे को दिया था, P को लग रहा था 3 मिनट और Q को लग रहा था 4 मिनट। हम बार बार मिनट नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख रहे हैं। अगर टाइम लिख रहे हैं तो आप समझिए मिनट में, और ये डिस्टेंस लिख रहे हैं तो समझिए मीटर में, ठीक बात। और तो वेलोसिटी ऑफ P हम लोग निकालेंगे, जब डिस्टेंस हमने मान लिया है तो D अपन कितना हो जाएगा 3, सॉरी हमने यहाँ गलत लिखा है, वैल्यू क्या था 4 और 7 था, यहाँ 4 हो जाएगा। और ऐसे ही भी क्यू अगर देखा जाए वेलोसिटी ऑफ Q, तो D/7 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और हमें क्या चाहिए, टाइम, वह टाइम जब फर्स्ट बार मिल रहा होगा, तो होता है ट्रैक लेंथ अपॉन V1 - V2, इसको मॉड में रखना है। तो ट्रैक लेंथ हमारे पास D है, तो V1 क्या है, D/4 है, माइनस D2 क्या है, V2 क्या है, D/7। जब इसको करोगे तो D बाहर आ जाएगा, D/D बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/7। तो ये D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आने वाला है आपको 1 अगर नीचे देखा जाए तो एलसीएम जब निकालोगे तो ये 28 नहीं 3/28 आ जाएगा। अब इसको आगे करोगे तो 28/3 मिनट आएगा, मतलब 28/3 मिनट्स में एक बार मिलेगा वो। और यही सेम आ रहा था एलसीएम मेथड में भी, तो वो मेथड सही लगा होगा अभी कि नहीं, वो सही मेथड नहीं। दूसरा देखते हैं क्या करना है, हमें एक बार मीट करने के लिए ये टाइम लग रहा है, और टोटल कितना देर तक ट्रैक पे वो मूव कर रहा है, तो 12 चक्कर लगा रहा है क्यू, तो 12 चक्कर लगाने में इसको कितना समय लग रहा है, एक क्यू को 7 मिनट दिया गया एक चक्कर लगाने में, तो 12 चक्कर लगाने में कितना होगा, 7 × 12। तो हम लोग नंबर ऑफ मीट्स निकाल लेंगे, तो 7 × 12 अपॉन 28/3। तो इसको जब आगे करेंगे 7 12 28, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 × 28 4 × 12, ये हो जाएगा 3 × 9, ठीक है। वैसे ही सेम हम लोग निकाल देंगे उसके लिए, क्या बोलते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ निकल जाएगा, ये फर्स्ट टाइम मीट करने का जो ये टाइम होगा वो हो जाएगा D/V1 + V2। तो यहाँ हो जाएगा D/4 + D/7। जब इसको करोगे तो D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28/11। सेम आ रहा है जो पिछला केस में आया था। और फिर क्या करोगे, n निकालोगे तो क्या हो जाएगा 7 × 12/28, 11 पर चला जाएगा, तो ये 4 बार में जाएगा, 4 × 3 = 12, ये भी 33 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर दोनों में ही सेम आएगा। चलिए, इसी से एक्चुअली एलसीएम वाला निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक के लिए, ठीक है। तो दोनों ही एक ही चीज़ है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें ये आसान है बहुत। ये पूछ रहा है स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या करा जाता है, जैसे कि कोई अगर ऐसे नॉर्मल नंबर है, जैसे कि 8 5 3 7 ऐसा, तो 5 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो 5 और उसके बाद जितना डिजिट है उसके बदले में एक जीरो लिख देंगे, तो ये 500 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। वैसे ही अगर 3 का स्थानीय मान पूछता है तो 3 लिख देते हैं, उसके बाद जितना भी डिजिट होता है उसके लिए उतना जीरो लिखते हैं, तो वो होता है। अगर फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद उस नंबर तक काउंट करेंगे कितना, ये पॉइंट के बाद कितना कितना डिजिट के बाद वो मतलब है वो नंबर। जैसे कि यहाँ पे 5 का पूछ रहा है तो 5 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और ये कितना बार है 1 2 3, तो 3 तो 0 लिखेंगे। तो ये एक आंसर हो सकता है, या फिर इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो 0.005, ये भी लिख सकता हूँ। एक और फ्रैक्शन एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। 7.2317, यहाँ अगर 7 का ही देख लो, 7 का अगर स्थानीय मान निकालना होगा तो 7/1 कितना पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। वैसे ही अगर 3 का देखोगे तो 3 इन 2 जीरो को लिखना पड़ेगा, 1/100 हो जाएगा, ठीक है, 3/100 हो जाएगा, सॉरी। तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है,
ये ट्रिगो से क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो इसको सिंप्लीफाई करोगे नॉर्मली फार्मूला लगा करके साइन 3a कॉस 3a का वक्त लगेगा। मैं एक मेथड बताता हूँ, उससे सॉल्व करोगे बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर ऐसा कुछ दिया हो और एंगल सब में एक ही हो, जैसे कि सब में ए दिया हुआ है, अगर किसी में ए और बी रहता तब मैं जो बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर सिर्फ ए दिया है या एक्स दिया है या वाई दिया है या थीटा दिया है, सिर्फ एक ही तरह का एंगल है तो काम आएगा ये मेथड। आप काम करना एक ही जगह पर कुछ भी पुट कर दो जिससे कि ये वैल्यू इन्फिनिटी के को ना टच करे। बस इतना ख्याल रखना कि वो जैसे कि अगर 90 रखोगे तो कॉस 90 जीरो होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये क्या करेगा इसको इन्फिनिटी कर देगा, तो ये आंसर नहीं देगा आपको। तो आपको वैसा वैल्यू पुट करना है जो कि इन्फिनिटी नहीं दे, एक नॉर्मल सा बीच का वैल्यू लेंगे, जैसे कि 45 ले लेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू 45 लेके देखेंगे, तो ए का वैल्यू 45 ले लेंगे, तो साइन 3 थीटा है, तो साइन 3 इंटू 45 डिवाइडेड बाई साइन 45 माइनस कॉस 3 इंटू 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45। अगर देखा जाए तो साइन ये 3 इंटू 45 देखा जाए तो 135 डिग्री होता है, तो साइन 135 होता है, क्या होता है -1/√2 होता है, -1/√2 होता है, सॉरी +1/√2 होता है। साइन तो दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ भी साइन 45 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1/√2 होता है। यहाँ अगर देखा जाए तो कॉस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/√2 हो जाएगा। ये तो सब कटने वाला है, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, 2 हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे सेम ही वैल्यू आने वाला है। आप 60 भी यूज़ करोगे, साइन 60 यूज़ करोगे तो भी सेम ही वैल्यू आने वाला है, या 30 यूज़ करोगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं। वैसे आपको बता दूं, अगर आपको डायरेक्ट वो अप्रोच लगाना है कि हमें नहीं एकदम इसको फार्मूला यूज़ करके करना है, तो मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। क्या होता है इसका, साइन 3a बराबर लिखना 3 साइन थीटा साइन a -4 साइन 3a, ठीक है, क्यूब है वो, ठीक है। और सही कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस के पावर 3a -3 कॉस a। ये वैल्यू पुट करोगे आगे आपका आंसर मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो क्वेश्चन एक और आ गया, ये कितना नंबर, शायद 3rd या 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर शायद होगा या 5th नंबर। चलिए उससे नंबर से कुछ लेना नहीं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और ये साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में इतना रुपये हो जा रहा है, 5 वर्ष में इतना रुपये हो जा रहा है, तो राशि ज्ञात करना है और ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज की खास बात क्या है कि ये जो ब्याज होता है हर एक साल इक्वल अमाउंट में ऐड होता चला जाता है। जैसे आप 100 रुपया ले रहे हो किसी से और आपने बोला कि हमने क्या करा कि 10% का ब्याज देना है, तो अगला साल इसका जो ब्याज होगा क्या हो जाएगा, एक साल में इसका जो ब्याज होगा 10 रुपये हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट आपको 110 रुपये चुकाना होगा। तो फिर आपको उसके बाद वाला साल जब देखोगे 2 साल में, तो फिर इसमें 110 में 10 ऐड कर दोगे तो 120 ये वाला वैल्यू आपको चुकाना होगा। थर्ड में वैसे ही 130 चुकाना होगा, ऐसे ही मतलब 10 ऐड होता चला जाता है। तो देखो हमें दूसरा साल में पता है, सेकेंड साल में कितना इसको चुकाना पड़ रहा है 2800, और 5th ईयर में इसको चुकाना पड़ रहा है कितना 3250। तो इस बीच में कितना 3 साल जा रहा है, मतलब 3 साल में इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो वाला वैल्यू ऐड हो रहा है, तो ये हो रहा है 450 रुपया देना पड़ रहा है इसको ज़्यादा, कितना 3 साल में, तो एक साल में कितना इसको देना पड़ेगा 450/3, ये हो जाएगा 150, एक साल में 150 रुपये इसको देना पड़ रहा है। तो ये दूसरा साल का ये वैल्यू है, तो हम लोग 2 साल का इसमें से निकाल माइनस कर लेंगे, तो मूल्य जो मूल था मतलब जो राशि है प्रिंसिपल है वो वाला आ जाएगा, नहीं जो एक्चुअल अमाउंट था जो उसने कर्ज लिया होगा, तो 2800 माइनस एक साल का इतना है 150, तो 2 साल का 300 हो जाएगा, तो ये 2500 रुपया मूल राशि होगा, तो 2500 रुपया आंसर मिल जा रहा है। अगर मान लो कि दूसरा ऑप्शन में भी 2500 रहता तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका रेट निकालना पड़ता। तो रेट कैसे निकालेंगे, देखें एक साल का ये तो दिया ही है, तो एक साल का 150 रुपये हमको पता चला कि 150 रुपये एक साल में हो रहा है, और मूल राशि पता ही है, इसी के रिस्पेक्ट में तो हमको परसेंट निकालना होता है, तो 2500 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंट है 150 रुपये, तो 2 0 कर दिया 25 छक्का 150, तो 6% रेट आपको मिल गया, रेट बराबर, ठीक है। तो ये आंसर आपका सी आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 2 डिस्काउंट दिया हुआ है क्रमागत, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट है ये और ये। अब पूछ रहा है इसमें कौन बेहतर है, चलिए देखते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, अगर 2 सक्सेसिव या क्रमागत डिस्काउंट है तो उसके लिए अगर मान लो एक ए है और एक बी है, तो उसके लिए मतलब जो फाइनल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, उसके निकालने के लिए होता है फाइनल डिस्काउंट होता है, फाइनल डिस्काउंट क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो फर्स्ट केस में अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा 10 + 20 माइनस 10 × 20/100, तो ये आएगा 28% का डिस्काउंट। दूसरा है पहले 20 का दे रहा है, तो 20
प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 अपॉन 100, तो ये भी तो 28 ही आएगा। दोनों में 28% का डिस्काउंट आ रहा है, तो दोनों समान हो जाएगा। अब बेहतर कौन होता जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता, है ना। और इसको एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि देखो एक्चुअल मतलब बेसिक वही मेथड है। देखो कैसे बताता हूँ। क्या करा जाता है कि हमने मान लिया कोई एक एक्स है, एक्स पे हमको छूट देना है, ठीक है। तो पहला छूट हमने क्या दिया, 10% का छूट दिया, तो ये 10% का छूट देने के बाद वो खुद में कितना परसेंट बच गया, 90% बच गया। तो 90% को हम लोग 0.9 लिख देंगे, 0.9 ऑफ एक्स। अब सेकंड डिस्काउंट 20% का इस वैल्यू पे मिलने वाला है, इस वैल्यू पे सेकंड डिस्काउंट इसी पे मिलेगा। तो इस पे अगर हम लोग 20% का डिस्काउंट देंगे, मतलब कि इसको 80% इसका लेंगे, तब वो एक्चुअल अमाउंट आएगा जो हमको पे करना होगा, ठीक है। तो 0.9x मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो ये क्या हो जाएगा 0.72x। तो अगर देखोगे तो एक्चुअल तो ये था और ये हमें पे करना है, तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है, 1 में से अगर निकालोगे 0.72, तो ये निकलेगा आपको 0.28। और इसको फ्रैक्शन में है तो अगर परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28% आएगा। सेम इसमें भी करोगे तो वही आएगा। तो ऐसे ही यही बेसिक है, इसी से आया है ओ ए और बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 वर्ष के बाद धनराशि पर साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। उसके बाद बोल रहा है यदि मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुने तक बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक का देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखो पहला हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, अगर 10 वर्ष रहता टाइम, 10 वर्ष में अगर कोई मान लो कि प्रिंसिपल एक्स रहता, तो इसका जो प्रॉफिट जो होता ब्याज, दोनों का अलग अलग लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, नहीं समय अगर लिखते हैं 10 वर्ष लिखते हैं और मूलधन जो है मान लो कुछ भी रहता एक्स रहता, तो ब्याज कितना था, ब्याज 600 रुपया था। ये नॉर्मल केस में आता, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर बताओ 5 वर्ष तक तो सिंपल जो भी ये हमने बताया उस रेट पे रहता, उतना ही रहता, एक्स ही रहता। लेकिन 5 वर्ष बाद क्या होता कि हमने क्या करा, एक्स को 3x कर दिया, मतलब कि बढ़ा दिया, 3 गुना कर दिया, नहीं तब जो प्रॉफिट होता 5 साल में जो बढ़ जाता प्रॉफिट, वो सबको जोड़ के कितना टोटल प्रॉफिट होता, ये पूछ रहा है। तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। देखो हम लोग मानते हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। यहाँ से यहाँ जाने में इसको 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, नॉर्मल जो क्वेश्चन में बोल रहा है। लेकिन क्या किया है, 5 से 10 जाने में इसने जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है वो सब को ट्रिपल कर दिया। तो ब्याज भी क्या है कि ट्रिपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला ही होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर अपॉन 100। तो मूलधन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मूलधन अगर 3 गुना बढ़ेगा तो ब्याज भी 3 गुना बढ़ेगा, है ना। तो अगर 1 से 5 जाने में 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो 5 से 10 जाने में 300 रुपये का होता, लेकिन प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 तरीका 900 रुपये का, और 900 और 300 कितना हो जाएगा, 1200 रुपये टोटल हो जाएगा, अगर बीच रास्ते में मतलब प्रिंसिपल को ट्रिपल कर दिया गया तो ये आएगा आंसर ये। और एक क्या कर सकते थे, नॉर्मल बेसिक मेथड से क्या कर सकते थे, हम लोग लिख सकते थे मूलधन ये ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर अपॉन 100। तो ब्याज हमारे पास 600 था, मूलधन था कितना मान लो, इसको x मान लो, समय 10 साल था, रेट को r मान लो और ये 100 मान लो। तो RX/100 बराबर हम लोग को आता है 60। ये एक इक्वेशन मिल जाता है आपको। और दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि 5 साल तो नॉर्मल इसी तरह से बढ़ा, 5 साल क्या हुआ, मूलधन x ही रहा और टाइम 5 साल और रेट वही रहा और 100। लेकिन अगला 5 साल क्या हुआ कि x हो गया 3x गुणे ये 5 टाइम और रेट r/100। तो ये टोटल हो जाएगा ब्याज उस अगला, अगर ऐसा कर दिया गया तो उस केस में क्या करोगे, RX को बाहर निकाल दो, RX/100 को बाहर निकाल दो, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 15, ठीक है। तो अगर RX/100 60 आ रहा था, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई ये 15 और 5 20 आ रहा है, तो इसको भी जब करोगे तो 1200 आएंगे, यही आएगा, यही ब्याज आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन पहला वाला से आपको टाइम बचेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। P और Q व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 8 दिन और 16 दिन में कार्य को कर सकते हैं। अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ कार्य किया और कार्य पूरा किया, ठीक है। कार्य पूरा होने पर P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात निकालें कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं P और Q। P अकेले 8 दिन में कर सकता है, Q अकेले 16 दिन में कर सकता है,
और टोटल कार्य निकालना है तो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना होता है 16। ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। और एक दिन का वर्क ही उसका कार्य क्षमता होता है। तो कार्य क्षमता कितना होता है, अगर 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये एक दिन का काम हो जाएगा। वैसे ही अगर 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये एक क्यू के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो इसका जब रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, P/Q का कार्य का रेशियो निकालोगे तो उसका कार्य क्षमता का ही रेशियो आ जाएगा 2:1। इसी रेशियो में वो काम करेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, 10 व्यक्ति के लिए पिकनिक की व्यवस्था से, क्या बोल रहा है, 10 व्यक्तियों के लिए पिकनिक की व्यवस्था से 2 व्यक्तियों को बाहर निकाला गया। ठीक है, व्यय उनके द्वारा समान रूप से साझा किया जाना था। 2 व्यक्तियों के निकाले जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो ये क्वेश्चन के पीछे भी थोड़ा सा समझना है। ये जब पूछ रहा है कि ये जब कि अगर 2 आदमी निकल गया तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, कहने का मतलब कि जो खर्च था वो उतना ही रहेगा फिर भी। मतलब कि अगर 10 आदमी भी रहता तो मान लो कि 100 रुपये खर्च होता, लेकिन 2 आदमी के निकलने के बाद भी अगर 100 ही रुपये खर्च हो रहा है तभी मतलब पर हेड जो कॉस्ट है इंक्रीज हो जाता नहीं। तो ऐसा सोच के ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस केस में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 10 आदमी हैं, एक आदमी पे 12 रुपया पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है 120 रुपया खर्च अगर नॉर्मल केस में। लेकिन ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल, और ये क्या है इसका रेट, एक आदमी का रेट। ठीक है, तो क्या 2 आदमी निकल गया तो 8 आदमी बच गया। अब कितना एक पर हेड लगाया जाए कि ये जो वैल्यू है टोटल ये 120 रुपया ही खर्च हो। तो हम लोग इस दोनों की इक्वेट कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 120 अपॉन 8। तो 8 एकम 8, 8 × 40, ठीक है 15/600। ठीक बात है। तो पर हेड कितना का इंक्रीज हो रहा है, देखो कि पहले लगता था 12, पहले 12 ये लगता था, अभी 15 लग रहा है। मतलब कि 3 का इंक्रीज हुआ 12 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो 4 25 यहाँ से होता है, 4 3 12 3, तो ये 25% का इंक्रीज दिख रहा है। आंसर ऐसे निकाल देंगे इसको। ठीक है, होप करते हैं ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये क्या है, बोल रहा है एक वस्तु की क्रय मूल्य इतना रुपया है, क्रय मूल्य 380 रुपये है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग खर्च विक्रय मूल्य का 5% है। तो शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको समझते हैं क्या ये पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक दुकानदार है, उसने 100 रुपये में कोई आइटम खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस है, और इसने सोचा कि हमने 20% का प्रॉफिट लेकर के इसको बेचना है। तो ये 120 रुपये में बेचता, 20% का अगर प्रॉफिट करता तो, है ना। लेकिन क्या है कि पैकेजिंग खर्च कुछ लगा, तो पैकेजिंग खर्च जो लगा ना उसका डिटेल्स दिया है सेलिंग प्राइस पे, जो सेल कर रहा उसके। तो मतलब कि मान लो कि 140 रुपये में एक्चुअली बिक रहा है, ठीक है। तो 140 रुपये में बिक रहा है, तो इसका हम लोग यहाँ पे मतलब क्या करते हैं कि पैकेजिंग खर्च मिला करके उसके बाद ये पड़ा 150 रुपये। 150 फीट बैठ रहा, 140 फीट नहीं बैठ रहा था, ठीक। तो 150 रुपये का हम लोग बेचें फाइनली, क्योंकि पैकेजिंग खर्च 30 रुपया लग गया, 30 रुपया लग गया, इसमें और 30 रुपया ऐड हुआ। अब फाइनली ये इस रेट में बिका। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो ये हो गया ना, है ना। तो ये अगर बात करें पैकेजिंग खर्च, ये जो 30 रुपया है, ये सेलिंग प्राइस के हिसाब से कितना परसेंट है, 30/150 गुणे 100। तो ये देखा जाए तो 3 से 15, ये 20% है, 20% है सेलिंग प्राइस का। पैकेजिंग खर्च सेलिंग प्राइस का 20% है, ठीक है। तो सेम चीज़ उसमें भी बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूलधन जो है, ये मूल्य जो है 380 रुपये में ये इसने कॉस्ट प्राइस रखा, कितना में ख़रीदा, और इसका 20% का इसमें प्रॉफिट लगाया, तो कितना हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 380, ये 0 से ये निकल जाएगा। तो 12/96, बातें 36 और 9 कितना 45 हो जाएगा। ये वैल्यू इसने सोचा कि इसमें बेच सकते हैं, लेकिन क्या है कि पैकेजिंग खर्च लगा कुछ, और वो खर्च हमें परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है, किसके बराबर, विक्रय मूल्य का पे परसेंटेज हुआ है। तो विक्रय मूल्य पे ये 5% है। तो विक्रय मूल्य मान लो x था, तो x का 95% अगर हम लोग ले लें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 95% ही तो ये है, 456, है ना। तो इस हिसाब से अगर x निकालोगे तो 0.95, ये पॉइंट हटा करके यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। तो ये 5 चलेगा, 5 5 5 45, ये जगह 5 दूनी 10, ये 19 दूनी 38, ठीक है। और कितना आ जाएगा 7 1976, तो 24 दूनी के 48, 480 रुपया रखने पे आपको आंसर है। मतलब 480 रुपये रखोगे तो 5% पैकेजिंग कॉस्ट लगाने के बाद ये
आने वाला है इस वैल्यू पे। इस पे अगर 5%, इस पे 5% पैकेजिंग कॉस्ट होने पे ये वैल्यू आता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया x के पावर 3 इज इक्वल टू n। बोल रहा है n की इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है, तो 1 से 9 की संख्या के बीच x के लिए संभावित विकल्प क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, यही होता है। यही हो सकता है जो इकाई के स्थान पर एक ही अंक आ सकता है ना, एक ही डिजिट आ सकता है, तो यही हो सकता है इसी में से कोई। तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अगर देखो 2 का अगर क्यों करोगे तो 2 4 दूनी 8 आ जाता है, तो 8 एक भाज्य संख्या है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 का देखा जाए तो 3 3 27, 27 भी एक भाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होने वाला है। ठीक, ये हमने जो लिखा है, ये जो n का वैल्यू आएगा, मान लो कि 8, 7, 9, यहाँ जो आता है ना ये वैल्यू, ये वैल्यू कुछ भी आता है, ये वाला वैल्यू इसमें से कोई आना चाहिए नहीं। लेकिन ये देखा जाए 3 3 27, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें तो आ रहा है, 8 वाला में नहीं आ रहा है। चलो इसको और चेक कर लेते हैं, इसमें आ रहा है, सही है। पहला में 8 आ रहा था, 2, 3, 5, 7 आना चाहिए था इकाई का स्थान पर, ठीक है। ये दहाई का स्थान पर कुछ भी रहा है, लेकिन इकाई का स्थान पर इसमें से कोई आना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो 3 अगर कर रहे हो तो 7 आ रहा है, 5 करोगे तो 5 का क्यू करोगे तो 5 आ जाएगा, 7 का क्यू करोगे तो 1 आ जाएगा। 7 7 49 9 63, नहीं 7 9 7 7 49 7 9 63, 3 आ रहा है। हाँ इसमें भी आ रहा है, ये हो सकता है। लेकिन और ऑप्शन चेक करेंगे, और कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, 8 भी चेक कर लेंगे एक बार, इसमें 8 है, ठीक है। तो 8 चेक करेंगे, 8 टाइम 64 होता है, 8 चौका 32, 2 होता है, तो 2 आ रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आ रहा है, इसमें ये इसमें भी इंक्लूडेड है और इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये ऑप्शन बेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी होता है, लेकिन अगर ये 8 नहीं होता तो, ठीक है। तो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।